हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो है एक नए टॉपिक के साथ में आपके लोगों के सामने आए हुए हैं। दोस्तों, मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि हम लोग जो है एक टॉपिक ज़रूर से ज़रूर हमारे जो सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं लेकर के आया हूँ। कई दिनों से इस चैप्टर की डिमांड भी थी। आप जैसा कि देख सकते हो स्क्रीन में, इस चैप्टर का जो वेटेज है अगर आप देखें तो यहाँ से क्वेश्चंस भी अच्छे खासे बनते हैं। उसकी आज पहली क्लास है। ये एक सीरीज ऑफ क्लास होगी। इसमें कई लेक्चर में ये वीडियो खत्म होगा। आज के लेक्चर में ये आज इसका पहला पार्ट कंप्लीट होगा, जिसमें हम केवल यहाँ पे बेसिक बातें करेंगे। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जो है इस वाले पार्ट से भी पूछे गए हैं और 2021 में जो पेपर लास्ट में, चाहे वो टीजीटी का हुआ हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर का हुआ हो, चाहे वो यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित आश्रम पद्धति का हुआ हो, सारे ही एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये मैंने सिलेबस देख करके, चाहे वो एलटी का हो एग्जाम, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, जीआईसी लेक्चरर का हो, सारे ही एग्जाम्स में ये टॉपिक कॉमन है। तो यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से जानने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ पर हमें टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है। और किसकी टैक्सोनॉमी पढ़नी है? एंजियोस्पर्म की, जिसको हम लिख सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इसकी टैक्सोनॉमी को डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर हम किस प्रकार से टैक्सोनॉमी की शुरुआत करेंगे। मतलब यहाँ पर हम किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को यानी प्लांट्स को हम किस प्रकार से विभिन्न कैटेगरीज में बांटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, जिनको हम श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं कि इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की खोज भी किया था। ठीक है, इन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार जो है इस जो है क्लासिफिकेशन की जो है शुरुआत किया था। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के जनक भी है। द्विनाम पद्धति जिसे कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी जीव के दो नाम दे करके उसका हम नामकरण करेंगे। अगर हमें कोई भी पौधा हमें जंगल में प्राप्त होता है और अब हम कह रहे हैं ये एक नया पौधा है, तो हम सबसे पहले उसका क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने की विधि जो है सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल वाल लिनियस या कैरोलस लिनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की खोज किया। इन्होंने नाम दिया जो बोटेनिकल नेम जिसे हम कहेंगे, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होंगे। पहला भाग जो होगा वो जीनस होगा, जिसे हम वंश कहेंगे, और दूसरा भाग जो होगा वो स्पीसीज होगा, जिसे हम जाति कहेंगे। तो दो भाग होंगे किसी भी नाम में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले, जैसे हमने कहा ना, कार्ल वाल लिनियस को या कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा, एक टर्म और आता है टैक्सोनॉमी की। टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था? तो ये जो है क्वेश्चन आप लोगों से है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब जो है इस नामकरण पद्धति को रेगुलेट करने के लिए एक जो है एक सोसाइटी की तरह एक डेवलप किया गया, जिसका काम है कि जो भी नामकरण होंगे द्विनाम पद्धति के द्वारा, जो भी वानस्पतिक नाम या बोटेनिकल नाम लिखे जाएंगे, वो एक संस्था के द्वारा एक जो है रूल डेवलप किए गए। और ये रूल जो डेवलप किए गए थे वो आईसीबीएन के द्वारा डेवलप किए गए थे, और जिसकी नींव जो है वो कार्ल वाल लिनियस ने ही रखी थी। कैरोलस लिनियस ने इसकी आधारशिला रखी थी अपनी किताब में। अच्छा, ये आईसीबीएन की शुरुआत तो मतलब जाकर के 1960 के आसपास हुई, लेकिन इसकी नींव जो है हमें कैरोलस लिनियस की किताबों में इसका वर्णन मिलता है। अच्छा, आईसीबीएन का पूरा नाम क्या होता है, इसे भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला, अब जो है हमें इसका रूल क्या है, क्या नियम है, किस नियम से हम
इनका वर्णन करेंगे, किस प्रकार से हम किसी का वानस्पतिक नाम या बॉटेनिकल नेम लिखेंगे। तो सबसे पहला नियम ध्यान दीजिएगा, जीनस को हम शुड बी रिटन फर्स्ट। सबसे पहले किसी के भी बॉटेनिकल नेम को लिखते समय हम उसका पहले क्या लिखेंगे, जीनस लिखेंगे। दूसरा नियम है कि स्पीसीज कम्स आफ्टर द जीनस, मतलब स्पीसीज जो आएगी वो जीनस के बाद लिखा जाएगा। पहले जीनस को लिखिए, वंश लिखिए, फिर इसके बाद जाति लिखिए। फिर इसके बाद में तीसरा नियम है, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर, मतलब पहला वर्ड जो जीनस का होगा वो कैपिटल में होगा, बाद में इसके सब हम स्मॉल में लिख सकते हैं, लेकिन पहला लेटर जो होगा वो किस में लिखा जाएगा, वो कैपिटल में लिखा जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद में चौथा नियम है, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर, मतलब स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। इसके बाद में सबसे आखिरी रूल है, बॉटेनिकल नेम जो होंगे वो शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, मतलब किसी जो भी बॉटेनिकल नेम लिखे जाएंगे वो किस में लिखे जाएंगे, इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, और इनको हम अंडरलाइन करेंगे या तो सेपरेटली, या तो इटैलिक्स में लिखिए, है ना, इटैलिक्स एक तिरछे तिरछे वर्ड ऐसे करके आपने देखा होगा, ऐसे लिखे जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इटैलिक्स। ठीक है, या तो आप अगर लिख पा रहे हैं इटैलिक्स में तो ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसको क्या करिए, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करिए अलग अलग पार्ट को। अब इसके बाद में एक यहां पर नाम मैंने एग्जांपल के तौर पर लिख करके बताया है कॉमन व्हीट का। कॉमन व्हीट की कई सारी आपको स्पीसीज मिल जाएंगी। अच्छा, व्हीट का जो जीनस होता है वो होता है इसका ट्रिटिकम, ये इसका क्या है, जीनस है, और इसका जीनस जो है हम देख सकते हैं ट्रिटिकम जीनस है। ठीक है, जिसका पहला लेटर कैपिटल में है। स्पीसीज इसकी क्या लिखी हुई है कॉमन व्हीट की, एस्टिवम, एस्टिवम का पहला लेटर स्मॉल में है। दोनों हम देख सकते हैं, पहले जीनस लिखा गया फिर स्पीसीज लिखा गया, और हम देख सकते हैं कि जीनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल में लिखा गया है। ठीक है, आप इस जीनस के अंतर्गत कई आप स्पीसीज देख सकते हैं, जैसे आपको एक पॉलिश व्हीट आता है, एक ड्यूरम व्हीट आता है, तो उनकी स्पीसीज बस बदल जाएंगी, बाकी उनके जीनस क्या होंगे, सेम होंगे। अब आता है यूनिट्स क्या है क्लासिफिकेशन की, इकाइयां क्या हैं, क्लासिफिकेशन करने की इकाइयां क्या हैं। जैसे हम किसी को भी बांटना चाहें, हिस्सों में अगर हम पढ़ना चाहते हैं किसी को भी, तो हम इसे यहाँ पर पौधों को पढ़ने के लिए हमने उसे कई छोटी छोटी इकाइयों में बांट लिया। ठीक है, हम सबसे पहली बार पौधों के जगत को हमने सबसे पहली इकाई जो यहाँ पर देखी वो कौन सी थी, जिसे हम कहते थे फाइलम। ठीक है, और इसके बाद में सबसे इस लाइन में अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो पहले फाइलम आया, फिर फाइलम के बाद क्लास आया, फिर क्लास के बाद सब क्लास, सब के क्लास के बाद सीरीज, सीरीज के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीसीज सबसे आखिरी में। यानी शुरुआत कहां से हो रही है, फाइलम से, और अंत कहां पर हो रहा है, स्पीसीज पर। अच्छा, फाइलम के पहले भी एक आ जाता है जिसे मैंने लिखा नहीं क्योंकि हम शुरुआत ही पढ़ ही पौधों के बारे में रहे, किंगडम। ठीक है, इसके पहले भी फाइलम के पहले एक वर्ड आ सकता है किंगडम लिखना चाहे तो। ठीक है, लेकिन हम पौधों की बात ही कर रहे हैं तो हमें किंगडम की बात ही नहीं करनी, हम तो सीधे फाइलम से बात करेंगे। अच्छा, फाइलम के अंत में आप देख सकते हो लगा मिल सकता है, सफिक्स देखने को मिल सकता है, ओफाइटा माइकोटी, या तो माइकोटी लिखा होगा या तो जो है ओफाइटा लिखा होगा, टेरिडोफाइटा, है ना, ब्रायोफाइटा। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहां पर क्या लिखा मिल सकता है, बाद में सफिक्स लगा होगा इसके वर्ड्स के। ठीक है, फिर आता है क्लास। क्लास की बात करें तो क्लास में लिखा होगा ए, है ना, मोनोकोटिलेडनी, डाइकोटिलेडनी, ये क्या है, क्लास हो गए। ठीक है, मोनोकोटिलेडनी, डाइकोटिलेडनी। अच्छा, इनको जो है हमने सब क्लासेस में बांट रखा है। क्लासेस से जो छोटा होगा, हम उन क्लासेस के अंदर कई सब क्लासेस आ सकते हैं, तो हम उनको कहेंगे मोनोकोटिलिडनी, जैसे डाइकोटिलिडनी। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन में सब क्लास वाला हिस्सा जो आता है, सब क्लास को हम कई सीरीज में बांट सकते हैं, छोटी छोटी सीरीज में हम लिख सकते हैं। और सीरीज जो है, सीरीज से भी जो छोटा है, सीरीज के अंदर क्या आते हैं,
ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर के आगे जो सफिक्स लगाते हैं वो होता है एल्स, है ना। मोनो आप देख सकते हैं पोएल्स, है ना, इस प्रकार से लिखा होगा। लास्ट में क्या लिखा होगा वर्ड की, लगा होगा ALES, एल्स लगा होगा। ये किसके लगा होगा, ऑर्डर के लगा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे इसके आता है फैमिली। फैमिली की बात करें तो फैमिली में आगे क्या लगा होगा, फैमिली के आगे लगा होगा EAE, ठीक है, फैमिली के आगे लगा होगा EAE, ठीक है। फैमिली जैसे क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, है ना, तो इनके आगे जब भी हम देखेंगे तो इनके आगे सभी के नाम के आगे EAE लगा होगा। ये फैमिली की खासियत हो गई। अच्छा, फैमिली के और जीनस के बीच में भी एक छोटा सा आता है जिसे हम कहते हैं ट्राइब, ठीक है। ये फैमिली और जीनस के बीच में आ गया। फैमिली से छोटी सब फैमिली, सब फैमिली से छोटा ट्राइब, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, जो फैमिली के आगे जो सफिक्स लगाते हैं वही सफिक्स सब फैमिली में, वही सफिक्स ट्राइब में। तो ट्राइब के आगे भी क्या लगेगा, EAE। सब फैमिली के आगे भी क्या लगेगा, EAE, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली, सीरीज के अंदर बहुत सारे ऑर्डर, सब क्लास के अंदर बहुत सारी सीरीज, क्लास के अंदर कई सारे सब क्लास, फाइलम के अंदर कई ढेर सारे क्लास होते हैं। और सबसे आखिरी में पहला वंश, और फिर सबसे आखिरी में सबसे छोटी यूनिट जिसे हम कहेंगे स्पीसीज या जाति, ठीक है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो यहां पर देख सकते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कन्वीनियंट कैरेक्टर। यहां पर जो क्लासिफिकेशन किया गया था, कुछ कन्वीनियंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया था। अच्छा, इनमें जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है, अब हम जो स्टार्ट किए हुए हैं, अब हम क्लासिफिकेशन के कई तरीके पढ़ेंगे। पहला जो तरीका सबसे पहला अपनाया गया उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस में हम देख सकते, थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, मतलब जिन्होंने वानस्पति विज्ञान की जो है खोज भी किया था, फादर कह सकते हैं हम, एक तरीके से जनक कह सकते हैं, जिन्होंने जो है बॉटनी की जो ब्रांच है वो उसको इलेबोरेट किया है। इसके बाद में हम देख सकते हैं थियोफ्रेस्टस ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बांटा है पौधों को ट्रीज में, श्रब्स में, अंडर श्रब्स में और हर्ब्स में। बड़े पौधे, उनसे छोटे पौधे, झाड़ियां और फिर सबसे छोटी जो घास होती है उनको, इस प्रकार से इन्होंने बांटा है थियोफ्रेस्टस ने। फिर इसके बाद में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक अगले वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है लिनियस, अभी जिनके बारे में पढ़ा हुआ था, जिनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, जिनको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जनक भी कहते हैं। अब हम बात करें लिनियस की, तो लिनियस को हम प्लांट टेक्सोनॉमी का जनक कहते हैं, अभी पढ़ा था हमने। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो बेस्ड ऑन द सेक्सुअल कैरेक्टर के हिसाब से, मतलब उनके जो सेक्सुअल कैरेक्टर थे वो उनके पिस्टिल, कार्पेल और उनके स्टामेन, इनके हिसाब से जो कैरेक्टर्स थे उनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन जो था वो लिनियस के द्वारा किया गया था। और कैसा क्लासिफिकेशन था ये, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। और इन्होंने अपनी किताब जिसमें इस सभी क्लासिफिकेशन का जिक्र किया था, उस किताब का नाम था जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम था, जेनेरा प्लांटेरम। आगे हम देखते हैं, अब आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसे हमने आर्टिफिशियल देखा, अब हम किसकी बात करेंगे, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को कंसीडर यहां पर कर लिया गया था। किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। यहां पर केवल क्या लिए गए थे, सेक्सुअल कैरेक्टर लिए गए थे। यहां पर क्या किसकी चर्चा कर रहे हैं, नेचुरल में सारे कैरेक्टर, मतलब उसकी पत्ती कैसी है, उसका पौधे का जड़ कैसा है, तना कैसा है, सारे जो मेन हिस्से हैं उन सब को क्लासिफिकेशन में कंसीडर कर लिया था। लेकिन यहां पर आर्टिफिशियल में जो लिनियस का था उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर पर ही बेस्ड था। इसके आगे आते हैं, अगर हम बात करें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है
नाम है जिन्होंने दिया था ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्लासिफिकेशन किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम हम जो पढ़ रहे हैं वो किसने दिया था, वो दिया था बेंथम और हुकर ने। फिर इसके बाद में कि ये पब्लिश इन्होंने जो बताया ये बेंथम और हुकर ने कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होगा, इसमें इन्होंने 3 वॉल्यूम निकाली थी अपनी एक पब्लिकेशन का जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। अच्छा कंफ्यूज मत होइएगा, अभी इसके पहले हमने देखा था जेनेरा प्लांटेरम लिनियस के द्वारा भी पब्लिश किया गया था। अच्छा लेकिन ये अलग है, इनकी 3 वॉल्यूम आई थी, किसके द्वारा, बेंथम और हुकर के द्वारा निकाले गए थे, जिसमें इन्होंने जिक्र किया था अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम का। ठीक है, इन्होंने क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें इन्होंने क्या क्या बांटा, इन्होंने फैमिलीज 202 फैमिलीज लिया, इन्होंने 21 सीरीज बनाई, फिर इन्होंने 25 कोहर्ट्स लिए। एक नया वर्ड आया 2021 में, जो 2016 का टीजीटी का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोहर्ट्स किसके क्लासिफिकेशन सिस्टम में, या कोहर्ट्स जो दिया हुआ था बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोहर्ट जो है वो ऑर्डर जो वर्ड होता है, ऑर्डर को ही पुराने जमाने में उनके टाइम में क्या कह रहे थे, कोहर्ट्स कह रहे थे, जिनको आज हम ऑर्डर कहते हैं। तो इन्होंने 25 कोहर्ट्स लिए थे, 21 सीरीज लिया था और 202 फैमिलीज को कंसीडर किया था। फैमिलीज स्टार्ट हुई थी रेननकुलेसी से और खत्म होती हैं ग्रेमिनी पर। तो इस प्रकार से बेंथम और हुकर जो बहुत महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन सिस्टम था, और इन्होंने बांटा था तीन जो क्लास हैं, कौन कौन से, डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडनी, 3 क्लासेस में बांटा था किसने, बेंथम और हुकर ने। किस तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडनी। एक प्रश्न और पूछा, यूपीपीएससी आश्रम पद्धति का जो पेपर हुआ था वहां पर यह पूछा कि डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी के बीच में जिम्नोस्पर्म किसके क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा गया था। वो किसका क्लासिफिकेशन सिस्टम था, बेंथम और हुकर का। ठीक है, और ये कैसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा ये इसकी डिमेरिट भी है, मतलब ये इसका जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं दोष भी है। क्यों, क्योंकि डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में आपने जिम्नोस्पर्म को रख दिया है। फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ में आप किसको रख रहे हैं, हम जिम्नोस्पर्म को रख रहे हैं, जिनमें बीज के बाहर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती, नेकेड सीड पाए जाते हैं। तो इस तरह की कैटेगरी को हमने रख दिया है। तो इस प्रकार से ये इसका दोष भी है, डिमेरिट भी है इसका। अच्छा अब इसके आगे बात करें अगर हम, तो सबसे आखिरी में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये इवोल्यूशनरी और जेनेटिकल टेंडेंसीज पर बेस्ड था। ठीक है, मतलब पूर्वजों के वंशानुक्रम किस प्रकार से बने हुए थे, तो इवोल्यूशनरी और जेनेटिकल टेंडेंसीज के हिसाब से बेस्ड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है वो आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एक जो सबसे फेमस वैज्ञानिक है जिनके नाम थे एंगलर और दूसरे का नाम था प्रेंटेल। एंगलर और प्रेंटेल ने 2 कैटेगरी बनाई, एक तो नंबर 1 था जिम्नोस्पर्मी और दूसरा था एंजियोस्पर्मी। ठीक है, और एंजियोस्पर्मी को इन्होंने बांट दिया 2 कैटेगरी में, मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी। तो इस प्रकार से जो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये किसने हम इसमें मेन कौन पढ़ना है हमको, हमें पढ़ना है एंगलर और प्रेंटेल को। और सबसे आखिरी इसमें फाइलोजेनेटिक में एक और आ जाता है हंचिंगसंस क्लासिफिकेशन। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हंचिंगटन्स क्लासिफिकेशन, इसके अंदर 24 प्रिंसिपल इन्होंने रखे थे। 24 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने समझाया था। जॉन हंचिंगटन्स इनका नाम था, पूरा नाम था इनका जॉन हंचिंगटन्स, इनका ये पूरा नाम था। ठीक है, इन्होंने 24 प्रिंसिपल रखे थे अपने पूरे क्लासिफिकेशन में, 24 प्रिंसिपल। फिर इन्होंने जो है पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन किया। अच्छा ये रॉयल बॉटेनिकल गार्डन के डायरेक्टर थे एक तरीके से, जो क्यू इंग्लैंड में स्थित है।
तो इन्होंने 1960 में अपना पूरा पुनरावलोकन करके 1959 में इस तरीके का हंचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, जो जिसमें 24 प्रिंसिपल इन्होंने रख करके 24 बिंदुओं में डाइकॉट, मोनोकॉट और इनको बांट करके क्लासिफाई किया। दोस्तों अब ये जो है हमने पार्ट डिस्कस कर लिया है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे एग्जाम्स में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो होते हैं ये एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक बार जो है हम क्वेश्चंस की भी चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनकी भी चर्चा कर लेते हैं हम एक बार। अच्छा, क्वेश्चंस वाला पार्ट जो है यहाँ पर अभी डाउनलोड नहीं है, इस वजह से खुल नहीं पा रहा है। हम आगे के वीडियो में क्वेश्चन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। काफी महत्वपूर्ण चीजें मैंने इस पूरे वीडियो में बताई हैं। ये सारे क्वेश्चन आप अगर आप इस वीडियो को देख करके आप एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको स्वयं में लगेगा कि ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।